तो अब हम अरब वर्ल्ड के बारे में देखते हैं। इस्लाम का राइज होता है 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ये हमें पता है। तो इसने क्या करा, जो अरब ट्राइब्स पहले आपस में लड़ती थी उन्हें यूनाइट करा। अरब एम्पायर जो है वो कहाँ कहाँ तक, अरब, सीरिया, ईरान, इराक, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, यहाँ तक अरब एम्पायर फैला। इन सिविल वॉर बिटवीन अरब ट्राइब्स इन मिड 18th सेंचुरी द डमेस्कस कलीफ वॉज डिस्प्लेस्ड। तो इसके कारण क्या, एक नई डायनेस्टी स्थापित होती है, अब्बासिड डायनेस्टी। मिड 8th सेंचुरी में अब्बासिड डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है, जिन्होंने अपनी कैपिटल बगदाद को बनाया। एंड उनका क्लेम था कि वो सेम ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिसके मोहम्मद प्रॉफिट थे। अब इसने मिड 18th सेंचुरी मतलब 1750s के अराउंड से फिर 150 साल राज किया अराउंड। तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर था वर्ल्ड में उस टाइम का। ठीक है, उसकी हाइट पे जो थी, ऑल इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द सिविलाइजेशन जो थे उसका पार्ट हुआ करते थे, उस एरिया में हुआ करते थे। तो कंट्रोल्ड इम्पोर्टेंट रूट्स, ठीक है। अब उन्होंने इम्पोर्टेंट रूट्स को कंट्रोल करते थे इम्पोर्टेंट रूट्स को, जो मेडिटेरेनियन वर्ल्ड विद इंडिया को कनेक्ट करते थे ना। तो इसीलिए उनकी जो प्रॉस्पेरिटी थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, जो अरब थे वो मोस्ट इंटरप्राइजिंग थे, वेल्दी मर्चेंट्स थे वर्ल्ड में। ठीक है, मैनी सिग्निफिकेंट बिल्डिंग्स उन्होंने बना रखी थी, वो पब्लिक एंड प्राइवेट। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी तो, और जो कल्चरल इन्वायरमेंट थी ना वहाँ पे अरब नेशन, अरब अब्बासिड एम्पायर में, वो देखने लायक थी। जो अरब थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया गोल्ड के दिनार एंड सिल्वर के दिरहम। एंड ये वन करेंसी ऑफ द ट्रेड बन गई थी, जैसे आज की डेट में डॉलर है ना। तो अरब्स के पास क्या एक्सेस थी अफ्रीकन गोल्ड की, इसलिए वो ऐसा कर पाए। अरब ने इस्टेब्लिश किया डबल एंट्री बुक कीपिंग, एडवांस्ड अकाउंटेंसी, इलेबोरेट बैंकिंग एंड क्रेडिट। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुंडी, ये सब कुछ जो डबल एंट्री बुक कीपिंग, एडवांस अकाउंटेंसी और इलेबोरेट बैंकिंग एंड क्रेडिट, ये सब तरीके थे जिससे उनका ट्रेड जो था वो और भी फैला। तो मोस्ट फेमस कलीफ ऑफ द पीरियड जो थे ना, वो अल मामून और हरुल अर राशिद। अल मामून, हरुल अर राशिद, ये दोनों थे। तो इसमें क्या, स्प्लेंडर ऑफ देयर वेल्थ एंड पैलेसेस, और जो वो पैट्रोनेज देते थे मेन को जो साइंस एंड लर्निंग में अच्छे होते थे, वो बिकेम सब्जेक्ट ऑफ न्यूमरस स्टोरीज एंड लेजेंड्स। इन दोनों के अल मामून और हारून अल राशिद, अल मामून, हरुल हारून अल राशिद, ये दोनों बड़े ही फेमस कलीफ थे। ठीक है, अब पीरियड ड्यूरिंग अर्ली पीरियड उन्होंने क्या, साइंटिफिक नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को, जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी उसको एसिमुलेट करना शुरू करा। उन्होंने जो एम्प्लॉय करा ना अपने किंगडम में, अब्बासिद ने, वो नॉन मुस्लिम्स को एम्प्लॉय करा, जैसे कि क्रिश्चियन, जूइश एक्सेट्रा। और उन्होंने नॉन अरब को भी एम्प्लॉय किया। ठीक है, पर्टिकुलरली ईरानियन, हुवर जोरोस्ट्रियंस एंड और इवन बुद्धिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब वो रिलीजियस बाइगॉट्स नहीं थे। उन्होंने नॉन मुस्लिम्स को एम्प्लॉयमेंट दी, नॉन अरब्स को भी एम्प्लॉयमेंट दी एडमिनिस्ट्रेशन में। जो अपाजित जो कलीफ थे ना, वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, बट इम्पोर्टेंस देते थे नॉलेज को। ठीक है, बाइगॉट्स नहीं थे पर ऑर्थोडॉक्स तो मुस्लिम्स तो थे। जो अल मामून हमने खलीफ पढ़ा ना, वन ऑफ द फेमस खलीफ अल मामून। तो अल मामून ने सेट करा क्या, एक हाउस ऑफ विजडम, जिसे बैतुल हिकमत कहा जाता था, बगदाद में उन्होंने स्टेब्लिश करा। ये क्या करता था कि जो भी लर्निंग है ना, अरेबिक लर्निंग को फ्रॉम ग्रीक, बाइजेंटीन, ट्रांसलेटिंग इन मतलब ट्रांसलेटिंग इनटू अरेबिक कन्वर्ट करा, ट्रांसलेट करा। जो भी लर्निंग थी ग्रीक्स की, बाइजेंटीन्स की, इजिप्शियंस की, ईरानियंस की, इंडियन सिविलाइजेशन की थी, सबको कन्वर्ट करा, ट्रांसलेट करा। किसने, बैतुल अल हिकमत, अल मामून के अंदर जो स्टेब्लिश करी गई थी। जो इंडिविजुअल नॉबल्स थे वो सब कलीफ को फॉलो करते थे। ठीक है, इस चक्कर में उन्होंने भी साइंटिफिक वर्क्स का कन्वर्ट करना शुरू करा, ट्रांसलेट करना शुरू करा अरेबिक में।
तो इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक एंड चाइनीज लर्निंग काफ़ी ज़्यादा रहे अरब से ना, तो वो देखा भी जा सकता है। मैनी चाइनीज इन्वेंशंस थी, जैसे कि कंपास ले लो, पेपर ले लो, प्रिंटिंग ले लो, गन पाउडर ले लो, व्हील बैरो ले लो, ये सब चाइना से यूरोप में आई अरब के टाइम्स में। आफ्टर अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडिया इन 8th सेंचुरी, जो अब अरब का देखना है कि इंडिया के साथ कैसा उनका वो रहा रिलेशन। तो जब 8th सेंचुरी में अरब का कॉन्क्वेस्ट हुआ ना सिंध के इलाके पे, तो सिंध एक कॉन्ड्यूट बन गया, एक मतलब चैनल बन गया, जिससे साइंटिफिक एंड कल्चरल लिंक बन गया इंडिया और अरब के बीच में। जैसे कि डेसिमल सिस्टम जो इंडिया में डेवलप हुआ 5वीं सदी में, वो ट्रैवल करता है अरब वर्ल्ड में इसी टाइम में। मैनी इंडियन वर्क्स जो कि एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स में करे गए थे, वो अरबिक में ट्रांसलेट हुए। बैतुल अल हिकमत हमने पढ़ा था। जैसे कि सूर्य सिद्धांता एक मैथमेटिकल वर्क था। ऐसे ही चरक शुश्रता ने जो मेडिसिन पे किताबें लिखी, सर्जरी और मेडिसिन पे, वो भी ट्रांसलेट की गई अरबिक में। मैनी संस्कृत लिटरेसी, अब खाली यही नहीं कि साइंस एंड यही मेडिसिन वगैरह ही ट्रांसलेट हो रही है, संस्कृत लिटरेरी वर्क भी, जैसे कि कलीला कलीलवा दिमा कलीला व दिमा जो एक अरेबिक वर्क है, वो पंचतंत्रा का ट्रांसलेटेड वर्जन ही है। ठीक है, तो इसने बेसिस बनाया एस्पॉस फेबल्स को। वेस्ट में एस्पॉस फेबल्स का बेसिस कलीला व दिमा ही है। ठीक है, मतलब पंचतंत्र ट्रांसलेट हुआ कलीला व धीमा में, और वेस्ट में ये बेस बनता है एजॉप्स फेबल्स। इंडियन फिजिशियन और मास्टर क्राफ्टमैन भी जो थे, उनको भी खलीफ की कोर्ट में अच्छे से रिसीव करा जाता था। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम तो थे बट रिलीजियस बाइगॉट्स नहीं थे। इंडियन मुस्लिम्स मर्चेंट्स कंटिन्यू टू विजिट मार्ट्स ऑफ ईरान एंड इराक, वो विजिट करते रहते थे। बाय 10th सेंचुरी क्या हुआ कि अरब रेडी फॉर ओन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अरब प्रिपेयर हो चुके थे अपने कंट्रीब्यूशन देने के लिए। अभी तक तो वो केवल ट्रांसलेट कर रहे थे अरबिक में। तो क्या हुआ, ग्रोथ हुई ज्योमेट्री में, एल्जेब्रा, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एक्सेट्रा अरब वर्ल्ड के अंदर इस टाइम के अंदर। ठीक है, अरब जोग्राफर्स जो थे, उनकी राइटिंग्स, उनके मैप, एडवांस्ड नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, उसने हेल्प करी न्यू डिवाइसेस फॉर ट्रैवलिंग अक्रॉस ओपन ओशियन डेवलप होने में। वो यूज में रही 15th सेंचुरी तक। अरब ट्रेडर्स जो थे, हमने अरब जोग्राफर्स के बारे में, साइंटिफिक नॉलेज के बारे में पढ़ लिया। अरब ट्रेडर्स के जो अकाउंट्स थे इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, वो अब की दौर में एक यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अरब साइंसेज जो थी वो ट्रूली इंटरनेशनल थी, जो अरेबिक लैंग्वेज और द लिटरेचर और थॉट उस इंटायर एरिया में थी। ठीक है, बट जो अचीवमेंट्स है ना अरेबिक में, वो सोनली ऑफ द अब्बासिड एम्पायर की नहीं है, या फिर वो सोनली ऑफ द अरेबिया रीजन की नहीं है, वो बाहर के लोगों की भी है, खुरासन, इजिप्ट, स्पेन एक्सेट्रा, इन लोगों की भी है। बट बिकॉज अरेबिक वॉज अ लैंग्वेज और लिटरेचर एंड थॉट, तो उसे अरब साइंस कहा जाता है। पीपल बहुत अलग अलग कंट्रीज से वो फ्रीली ट्रैवल करते थे, वर्क करते थे, ठीक है, सेटल करते थे कहीं पे भी जहाँ पे उनका मन कर रहा है इस एरिया में। इंटेलेक्चुअल और पर्सनल फ्रीडम जो साइंटिस्ट और स्कॉलर्स को दी गई थी ना, और पैट्रनेज, उससे ही रिमार्केबल ग्रोथ हुआ अरब साइंस एंड सिविलाइजेशन में। तो अरब की जो डिक्लाइन होती है वो आफ्टर 12th सेंचुरी होना शुरू होता है। हमने देखा था कि जो वेस्ट यूरोप का अपना बहुत अच्छा पीरियड चलता है 12th से 14th सेंचुरी के बीच में, और वहीं अरब का डिक्लाइन होना शुरू होता है 12वीं सदी में। पार्टली बिकॉज जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी जो अफेक्ट कर रही थी एरिया को, और जो ग्रोइंग ऑर्थोडॉक्सी भी थी वो भी अफेक्ट कर रही थी। ठीक है, बट इट कंटिन्यू टू ग्रो इन स्पेन। स्पेन में होता रहा 14th सेंचुरी तक। ठीक है, अब देखते हैं हम अफ्रीका। और अरब की जो मर्केंटाइल एक्टिविटी थी ना अरब अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कहाँ तक, ठीक है, जंजीबार, मलिंदी, इन एरिया तक बहुत बढ़ गई थी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में। ठीक है, अरब ट्रेडर्स जो थे वो स्लेव्स को एक्सपोर्ट करते थे, गोल्ड और आइवरी का एक्सपोर्ट होता था। अब पावरफुल एब्सीनियन एम्पायर मतलब यूथोपियन किंगडम, ठीक है,
जो था वो इंडियन ओशियन के ट्रेड में इंगेज कर रहा था। जिन इथोपियंस को, जिनको हफ्सीज भी कहा जाता था, वो क्रिश्चियंस थे और क्लोजली अलाई करते थे बाइजेंटीन एम्पायर के इंडियन ओशियन ट्रेड में। ठीक है। डिक्लाइन ऑफ द बाइजेंटीन एम्पायर में हफ्सीज की इकोनॉमिक पोजीशन भी वीकन हो गई। अब देखते हैं ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो चाइना की सोसाइटी एंड कल्चर था वो क्लाइमेक्स पे पहुंचा 8th एंड 9th सेंचुरी में अंडर तांग। ठीक है। तांग रूलर्स जो थे वो सीकियांग इन सेंट्रल एशिया के एरिया में थे। ठीक है। एक्सटेंड ओवर सीकियांग इन सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग कश्मीर। ठीक है। उन्होंने एक फिलिप दिया ओवरलैंड ट्रेड्स को थ्रू सिल्क रूट्स। ठीक है। तांग रूलर्स 8th और 9th सेंचुरी में चाइनीज सोसाइटी एंड कल्चर क्लाइमेक्स पे था। अब फॉरेन ट्रेडर्स जो थे वो वेलकम करे जाते थे एंड मैनी ऑफ द देम जो होते थे ना, जो फॉरेन ट्रेडर्स होते थे वो अरब्स होते थे, पर्शियंस होते थे, इंडियंस होते थे। तो ये आते थे साउथ चाइना में आते थे और सेटल करते थे कैंटोन में। तो कैंटोन एक ना ट्रेडर्स का हब हो गया था बिल्कुल। अब जो मंगोल्स थे उन्होंने कंकर करा चाइना को 13th सेंचुरी में, बहुत डिस्ट्रक्शन करी, बट फायदा क्या हुआ कि नॉर्थ एंड साउथ चाइना यूनाइट हुए फर्स्ट टाइम के लिए। दे ऑल्सो स्टैब्लिश्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया को क्या, चाइनीज के जो एक्सपेंशनिस्ट अर्थ थी उनसे खतरा था। ठीक है। चाइनीज रूलर्स ने डेवलप करी थी एक स्ट्रॉन्ग नेवी भी इस टाइम तक, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो साउथ एशियन स्टेट्स है ना वो इंडिपेंडेंट ही रही। दो पावरफुल किंगडम फ्लरिश होते थे इस टाइम में साउथ ईस्ट एशिया में, जो कि शैलेंद्र एम्पायर एंड कंबोजा एम्पायर था। शैलेंद्र एम्पायर रोज होता है 7th सेंचुरी में, जब इस्लाम का रोज हो रहा था ना, तब शैलेंद्र एम्पायर का रोज हो रहा था। ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूटेड द श्री विजयनगर एम्पायर एंड फ्लोरिश टिल 7th से 10th सेंचुरी तक इसका फ्लोरिश होता है शैलेंद्र एम्पायर। इस्लाम का रोज हो रहा था। ठीक है। अपना वेस्ट एशिया में। फिर 7th सेंचुरी में साउथ इंडिया में हो रहा था इसका राइज, क्या कहते हैं, भक्ति मूवमेंट का। ऐसे ही 7th सेंचुरी में राइज हो रहा था शैलेंद्र एम्पायर का, जिसे श्री विजयनगर एम्पायर भी कहा जा सकता है। कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है। सुमत्रा, जावा और मले पेनिनसुला का जो रीजन है, पार्ट्स ऑफ सियाम जो थाईलैंड है, और फिलीपींस भी। अब जो था ये एरिया की ना स्ट्रॉन्ग नेवी थी जो डोमिनेट कर रही थी सी ट्रेड जो चाइना तक के लिए। श्री विजय एम्पायर ने रिप्लेस करा था मजापहित एम्पायर को इन 11th सेंचुरी। इट एक्सटेंडेड एम्पायर लिमिट्स एंड कंटिन्यू टिल श्री विजयनगर एम्पायर जो कंटिन्यू रहा ना, वो अपना 14th सेंचुरी तक रहा। रूलर्स ने मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बिल्ड करे इस टाइम के अराउंड। जो मोस्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल है ना वो बोरोबुदुर टेम्पल है, जो ईस्ट जावा में बना है बुद्धा के लिए। ये एक होल माउंटेन्स को कार्व करके बनाया गया है। 9 स्टोन टेरेसेस हैं उसके अंदर, जो कि एक स्टूपा सरमाउंटेड बाय स्टूपा। इंडियन एपिक्स जो है रामायण महाभारत, उसके पैनल्स पे, टेम्पल के पैनल्स पे उनका डिस्प्ले करा गया है रामायण एंड महाभारत को। ये दीज एपिक्स टू प्रोवाइड द थीम्स फॉर लिटरेचर, फोक आर्ट एंड पपेट प्ले वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में। अब हम कंबोजा एम्पायर के बारे में देखते हैं। कंबोजा एम्पायर जो था वो पूरा कंबोडिया और अनान, मतलब साउथ वियतनाम के एरिया में कंबोजा एम्पायर था, और उसने रिप्लेस करा था एक हिंदू एम्पायर को ऑफ फुनान। ठीक है। ये फ्लोरिश करता है 15वीं सदी तक, जब तक इंडिया में दिल्ली सल्तनत ख़त्म होती है ना 15वीं सदी में, ये तब तक वहाँ फ्लोरिश कर रहा होता है। ठीक है। कंबोजा जब 14th सेंचुरी में 1398 में तैमूर का इन्वेजन हुआ था इंडिया में। ठीक है। तो ये 15th सेंचुरी तक कंबोजा एम्पायर, मतलब 15th सेंचुरी तक कंबोजा एम्पायर वहाँ फ्लोरिश कर रहा होता है और एक कल्चरल लेवल, हाई लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट अटेन कर लेता है। काफ़ी मैग्निफिसेंट टेम्पल्स अगेन यहाँ पे भी बनाए जाते हैं अंकोर थोम के अराउंड इन कंबोडिया। ठीक है। जो 10वीं से 12वीं सदी के अराउंड बने हैं। 200 टेम्पल्स के करीब है यहाँ 3.2 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। जो लार्जेस्ट है इन 200 टेम्पल्स में वो अंकोर वाट का टेम्पल है। ये एक इट हैज़ 3 किलोमीटर ऑफ कवर्ड पैसेज है, जो कि ब्यूटीफुल स्टैचूज हैं जिस पाथ पे हिंदू गॉड्स गॉडेसेस अप्सराज के, ठीक है, रामायण महाभारत के सीन्स हैं।
अब कंक्लूजन देखते हैं। मैनी इंडियन ट्रेडर्स थे, ठीक है, वो साउथ चाइना में हमने देखा था कैंटोन के इलाके में रह के बस गए थे, ठीक है। बहुत सारे ब्राह्मणास और बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने उन्हें लेटर फॉलो किया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में और साउथ चाइना में। बुद्धिस्ट जो था वो चाइना से फिर कोरिया गया, फिर जापान गया। इंडियन मॉन्क्स भी कोरिया तक ट्रैवल करे और उन्होंने कोरियन स्क्रिप्ट जो है ना उसको इन्फ्लुएंस करने में इंडियन मॉन्क्स का बहुत बड़ा हाथ है। जो बुद्धिस्ट था वो इंडिया में तो डिक्लाइन हो गया, बट वो साउथ ईस्ट एशिया में फ्लोरिश होता रहा। इसने इट अकम्प्लिश्ड हिंदू, इट एसिमुलेट करा उसने हिंदू गॉड्स को बुद्धिस्ट फोल्ड में, एंड इवन टुक ओवर हिंदू टेम्पल्स, अ मूवमेंट अपोजिट टू व्हाट हैपन इन इंडिया एट दैट टाइम। इंडिया में क्या हो रहा था, जो बुद्धिस्ट प्लेसेस है उनको कन्वर्ट करा जा रहा था, बुद्धिस्ट एंड जैन प्लेसेस का उनको कन्वर्ट करा जा रहा था हिंदू टेम्पल्स में। बट वहीं साउथ ईस्ट एशिया में जो हिंदू टेम्पल्स थे और हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस थे उसको अपने बुद्धिस्ट फोल्ड में लिया जा रहा था। दस इंडिया हैड क्लोज्ड कल्चरल एंड कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट्स वेस्ट के साथ भी, साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, मैडगास्कार के साथ भी, अफ्रीकन ईस्ट कोस्ट के साथ भी। जो बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन किंगडम्स थे वो एज अ ब्रिज एक्ट करे कॉमर्शियल एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स में इंडिया और चाइना के बीच में और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में, ठीक है। दो डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन कल्चर, दे वर अनेबल टू अटेन अ डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ देयर ओन, मतलब दे वर एबल टू, इंडियन कल्चर से तो वो डीपली इम्पैक्टेड थे, ये तो हमने देख लिया, ठीक है, कि बुद्धिज़्म यहाँ से गया है, इंडियन मॉन्क्स यहाँ से गए हैं, फिर कोरियन स्क्रिप्ट इंडिया ने मदद करी इंडियन मॉन्क्स ने, बट उन्होंने अपना कल्चर डेवलप भी कर पाए वो, ठीक है। अरब ट्रेडर्स जो थे वो ट्रेडिंग विद साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अर्लियर, बट इवन मोर एक्टिव आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अपासिट्स एम्पायर, वो और एक्टिव हो गए, ठीक है। पर अरब्स ने ना कभी भी इंडियन ट्रेडर्स को डिस्प्लेस करने की कोशिश नहीं करी। अर्ली फेज नॉट मेक एनी स्पेशल एफर्ट टू कन्वर्ट पीपल ऑफ द एरिया टू इस्लाम, वो भी कन्वर्ट ना उन्होंने इंडियन ट्रेडर्स को डिस्प्लेस करने की कोशिश करी, ना ही इस्लाम थोपने की कोशिश करी, ठीक है। कोमिंगलिंग हुई बहुत सारे कल्चर्स की, जो आज भी इन कंट्रीज में ना जैसे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज का रिमार्क यही है कि वहाँ पे कोमिंगलिंग है बहुत सारे कल्चर्स की। बट इंडोनेशिया और मलया का जो इस्लामिक कन्वर्जन तो हुआ, बहुत मास स्केल पे हुआ, बट वो ग्रेजुअली हुआ जब इस्लाम ने इंडिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया ना, उसके बाद जाके हुआ। एल्सवेयर तो बुद्धिज़्म फ्लोरिश होता रहा। कॉमर्शियल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट जो इंडिया के बीच में थे और इन कंट्रीज़ के बीच में थे वो स्नैप कब हुए, ठीक है, जब इंडोनेशिया में डच कल्चर आ गया, इंडिया म्यांमार मलया में इंग्लिश आ गई और इंडो चाइना में फ्रेंच आ गए, तब जाके ये जो उनके कॉन्टैक्ट्स थे ना वो स्नैप हुए।